नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद खास शो जो हर रोज लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, आपको निवेश के गुर सिखा सके और ये समझा सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है। आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, अपने गोल्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल हमें कीजिए, आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज दीजिए या फिर आप सोशल मीडिया पर क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है और साथ ही फेसबुक ट्विटर पे शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आमतौर पे हम पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, राय लेते हैं आपसे तमाम क्वेरीज को लेकर, लेकिन मैं बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ, अब तक अगर किसी ने म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर नहीं लिया है, बड़े सपने हैं, उनको पूरा करना चाहता है, तो किन बातों का ख्याल रखे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने से पहले? अगर कोई अगले कुछ सालों का विजन लेकर चल रहा है तो कैसे करे शुरुआत, बताइए। दीपाली नमस्कार। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल सेट कर लें। जब आप गोल तय कर लेते हैं, आपको पता होता है कि उन गोल्स के लिए कितना टाइम है और उसके अकॉर्डिंग आप सही स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कहने के लिए तो एक लगता है एक प्रोडक्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के होते हैं। यानी कि ओवरनाइट फंड से लेकर और सेक्टोरल फंड्स तक अलग अलग तरह का रिस्क फंड्स में हो सकता है। तो जब आपको पता होगा कि आपको कितने समय तक निवेशित रहना है, तो उस हिसाब से आप सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी बात यह कि कई बार इन्वेस्टर्स सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर, हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी स्कीम सही है। तो यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग हो सकता है। तो आप पहली बात अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये तय करें कि आपके लिए कौन सी स्कीम सही रहेंगी। और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि पास्ट रिटर्न सिर्फ देखकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि किसी भी एक वक्त पर कोई भी सेक्टर ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। और जब आप फिल्टर करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन लास्ट 1 ईयर, इन लास्ट 2 ईयर्स, तो ज्यादा करके थीमेटिक और सेक्टरल फंड निकलकर बाहर आते हैं। तो फिर ऐसे में इन्वेस्टमेंट होता है और फिर जल्दी ही मालूम चलता है कि गलती हुई है। तो हमेशा अपना रिस्क समझकर और सही जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही किसी भी इन्वेस्टर को एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यदि आप लंबे समय की बात करें तो क्योंकि इक्विटी में वो ताकत है कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं, तो ऐसे में ज्यादा एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए। बट साथ ही आप कुछ हाइब्रिड फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो यदि हम लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप में वैसे तो एक्टिव फंड्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आप पैसिव फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं, इंडेक्स फंड जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्वल वेट निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये एक अच्छा फंड हो सकता है। इस तरह का फंड आप ले सकते हैं। मिड कैप की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये फंड आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। स्मॉल कैप भी रहना चाहिए पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड मैं सजेस्ट कर सकता हूं। और साथ ही एक मल्टी कैप फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, तो मैंने यहाँ फंड के नाम भी यहाँ पे बता दिए हैं। और इस तरह से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन यदि आप बात कर रहे हो कि 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे में फिर डेट फंड से आप शुरुआत करें तो बेहतर होगा। आप यदि 4-5 साल के लिए करना चाहते हैं तो वैसे में फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो आपके लिए सही रहेंगे। तो आपने काफी सारे फंड्स का जिक्र किया, लेकिन डेट फंड्स की भी आपने जैसे जिक्र किया, तो कुछ चॉइसेस सजेस्ट कर सकते हैं क्या व्यूअर्स को डेट फंड कैटेगरी में? बिल्कुल, अगर डेट की बात की जाए, देखिए अगर आप मान लीजिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि वो निवेश की बात नहीं है, बट 2-3 महीने के लिए मतलब पैसे हैं, आए हैं आपके पास, आप इमीडिएटली कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं होने वाला है और आपको चाहिए कि थोड़ा रिटर्न मिल जाए, तो ऐसे में लिक्विड फंड आपके लिए अच्छी चॉइस है। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, इस तरह के लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि बात हो लॉन्ग टर्म की कि आपको कुछ 3-4 साल के लिए निवेश करना है डेट फंड में, 2-3 साल के लिए भी हो सकता है, तो ऐसे में आपके पास में शॉर्ट
ड्यूरेशन फंड जो होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म फंड, कोटक शॉर्ट टर्म फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, ये अच्छी चॉइस रहेगी। एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड भी इस कैटेगरी में अच्छा फंड है। तो इस तरह के फंड्स आप रख सकते हैं। और बहुत ही लंबी अगर प्लानिंग हो, आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको यदि कोई ऐड करना हो एक फंड, 6-7 साल का नजरिया हो ऐसा, तब आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यहां पर भी अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बहुत अच्छा फंड है इस कैटेगरी का, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको काफी सारी चॉइसेस बताई गई हैं, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की। पहले कॉलर अंशुल हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अंशुल नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो मैम, मेरे पोर्टफोलियो और मेरे गोल्स ऑलरेडी मैंने आपकी टीम के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मेरे 2 क्वेश्चंस है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देख सकते हो तो उसमें मैंने स्मॉल कैप फंड्स कुछ ऐड नहीं करे हुए हैं, तो मुझे कोई डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड कोई चेंजेस करने की जरूरत है? अगर स्मॉल कैप फंड्स ऐड करने हैं तो वो कौन से फंड्स हैं? सेकंड क्वेश्चन इज दैट मुझे कुछ 20 to 30K का और इन्वेस्टमेंट ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस टाइम पे सही होगा, और कौन से गोल्ड फंड्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? ओके, तो आपने सुना इनका सवाल। फिलहाल ऑलमोस्ट 59,000 के आसपास की एसआईपी इनकी चल रही है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 40 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू हो गई है। अब क्वेश्चन यही है कि 10 करोड़ का टारगेट लेके चल रही है रिटायरमेंट के लिए 20 इयर्स में, तो उस हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? घर के लिए 5 साल में 5 करोड़ का टारगेट है, तो 2 बड़े बड़े गोल्स हैं इनके, 5 और 20 इयर्स में 40 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20,000 की एडिशनल एसआईपी भी कर सकती हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी है इनके पास, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप में 20,000 रुपए महीना ये डाल रही हैं। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 20,000, एसबीआई ब्लू चिप में 4,000 और एक्सिस मिड कैप में 5,000 की इन्वेस्टमेंट्स इनकी हैं। क्या सलाह इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल्स पर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? बिल्कुल अंशुल, देखिए आपके पास ऑलरेडी 40 लाख इकट्ठा हो गए हैं, 59,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं और 20,000 और बढ़ा सकते हैं, तो यानी कि 79,000 रुपीज पर मंथ की आपकी एसआईपी हो जाएगी, और 40 लाख का जो अमाउंट है वो भी है। यदि मैं ये कैलकुलेट करूं कि 12% का सीएजीआर यहां पर निकल कर आए और लंबी अवधि 20 साल के लिए हम बात करें, तो 20 साल में मतलब, क्योंकि अगर आप 5 साल की बात करें, मैं अलग से बात करूंगा, पहले 20 साल की बात करते हैं, और आप कोई पैसे बीच में विड्रॉ नहीं कर रहे हैं ये मानकर, तो 20 साल में करीब 11.13 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं, और आपका टारगेट है 10 करोड़ का, तो डेफिनेटली आप 10 करोड़ से ज्यादा रुपए यहां पर इकट्ठा कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए 5 साल के बाद, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जितना आप निवेश कर रहे हैं उससे। पहली बात तो सिंपल, अगर मैं कैलकुलेट करूं अगेन 12% के सीएजीआर से, तो 5 साल में बनते हैं इस पूरे निवेश पर, यानी कि आप 40 लाख रुपया जो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस आप जो 79,000 की एसआईपी करेंगे, और मैं लेके चलूं कि 5 साल में कितना पैसा बन रहा है, तो करीब 1.35 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाएंगे। अब 2 बातें हैं यहां पर, एक तो ये, यदि आप 5 साल के बाद पूरा पैसा निकाल लेंगे और फिर आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे 20 करोड़ के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहां पे इकट्ठा हो पा रहे हैं 1.35 करोड़, वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने 12% का रिटर्न यहां पर लिया है, जबकि 5 साल की अगर बात करेंगे तो आपको स्कीम में बदलाव के मैं सुझाव दूंगा, और यहां पर 12% का रिटर्न की उम्मीद करना भी मुश्किल होगा। तो सलाह ये होगी कि जो 5 साल वाला गोल आपने लिया हुआ है 5 करोड़ का, उसके लिए आप थोड़ा सा पर मतलब अपना जो समय है उसको बढ़ा दीजिए, 5 साल की बजाय थोड़ा सा उसको टाइम को बढ़ाइए, तब वो पॉसिबल हो पाएगा। और यदि आप घर लेने की बात कर रहे हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, उस प्लानिंग कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। स्कीम में डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप फंड ऐड करने चाहिए, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो 20 साल का यदि आप बात कर रहे हो, तो वहां पर स्मॉल कैप फंड होने चाहिए। तो आपके पास एसबीआई ब्लू चिप फंड है, उसमें से एसआईपी आप कैंसिल कर दीजिए, उसके बजाय एसबीआई स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर लीजिए। वजह यह है कि आपका ऑलरेडी लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है दूसरी स्कीम्स के थ्रू, तो इसके लिए ये आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको एक इंटरनेशनल फंड भी ऐड करना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100
फंड ऑफ फंड, ये स्कीम मैं आपको लेने की सलाह दूंगा। और आपने गोल्ड के बारे में भी पूछा है, तो डेफिनेटली आप गोल्ड में भी या तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर सकते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड, इन फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। टाइम होराइजन को लेकर तो राय दी ही है पंकज जी ने। आपको घर खरीदने का जो टाइम होराइजन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि 5 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है। उस हिसाब से आप थोड़े चेंजेस कीजिए अपने गोल को लेकर या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। रही बात पोर्टफोलियो की, तो सजेशन आपको दिए गए हैं। एसबीआई ब्लू चिप से आप एग्जिट कर लीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। मिड कैप में आप अपना एलोकेशन और इंक्रीज कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। रोहित राज का सवाल लेंगे, लखनऊ से ईमेल के थ्रू भेजा है। 23 साल इनकी उम्र है। मौजूदा निवेश है 2200 रुपए का। 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इन्होंने जो पोर्टफोलियो है, काफी सारे फंड्स रख लिए हैं 2200 रुपए के लिए, और 500-100 रुपए तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक टैक्स सेवर में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 100, एचडीएफसी लिक्विड फंड में 100 और क्वांट टैक्स प्लान एसबीआई कॉन्ट्रा में 500। 2200 रुपए की एसआईपी के लिए इतने फंड्स की जरूरत है क्या सजेशन इनके गोल पर? बिल्कुल सही कहा दीपाली, इतने फंड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत नए निवेशक हैं और इनकी एज भी 23 इयर्स है, तो शायद अभी शुरुआत की है। लिक्विड फंड का जहां तक सवाल है, मैंने शुरुआत में भी कहा था, यदि आपको 2-3 महीने के लिए पैसे पार्क करने हैं तब लिक्विड फंड्स आपके लिए अच्छी चॉइस होती है। तो मुझे पता नहीं कि लिक्विड फंड में या तो इरादा ये है कि कंटिजेंसी के लिए फंड इकट्ठा करना है, तब ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिक्विड फंड में पैसा पार्क करना सही नहीं रहेगा, तब आपको यहाँ चेंज करना चाहिए। और बाकी जो स्कीम्स हैं यहाँ पर आपके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी अच्छा फंड है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, बिल्कुल बने रहिए। क्वांट टैक्स प्लान और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, इसमें भी बने रहिए, लेकिन आपको अपने निवेश को बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि टारगेट है आपका 1 करोड़ रुपए, तो ये काफी बड़ा टारगेट है। जो आप निवेश कर रहे हैं इस वक्त पर 2200 रुपए पर मंथ का, उसके हिसाब से ये इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं बताऊं, अगर बढ़ाने की बात भी करूं 1 करोड़ 20 साल में, तो आपको 11,000 रुपया महीना निवेश करना होगा, जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा अमाउंट को बढ़ाइए और फिर साल दर साल हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहिए, तब ये करना आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। तो ये सलाह है आपके लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, एक और सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है सचिन गुप्ता ने गुरुग्राम से। 37,000 की इनकी एसआईपी फिलहाल चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी 6 लाख रुपए। 20 से 25 साल का टाइम होराइजन है इनका। और फिलहाल जो 37,000 की इनकी एसआईपी है, उसको इंक्रीज करके ये 50,000 की करना चाहते हैं। नहीं, 13,000 रुपए का एलोकेशन और इंक्रीज करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे। फिलहाल जो फंड्स हैं उसमें पराग पारिक, मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और साथ ही क्वांट फंड में 5-5 हजार रुपए महीना ये डाल रहे हैं। इसके अलावा इनके पास है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, मोतियाल ओसवाल फोकस्ड, यहाँ 1000 रुपए महीना है। और मोतियाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 रुपए महीना। क्वांट स्मॉल कैप, एचएसबीसी मिड कैप में। मिड कैप के काफी सारे फंड्स इन्होंने रखे हुए पोर्टफोलियो में। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने, इन्होंने फंड काफी ले रखे हैं, लेकिन इस वक्त पर यदि मैं सीधा बोलूं कि आप इनमें से निकल जाइए, तो जानना बहुत जरूरी होता है कई बार कि क्यों लिए हुए थे। और दूसरा, कुछ फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो उस हिसाब से भी शायद सही नहीं होगा ये कहना कि सबसे निकलिए। लेकिन जरूरी है कि थोड़े सा चेंजेस तो करने चाहिए, बहुत ज्यादा फंड्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि एचएसबीसी मिड कैप फंड और मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, इन 2 फंड में अपनी एसआईपी रोक सकते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो आप कर लीजिए। और जहां तक बात है कि कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा, जो टारगेट है यहाँ पर 6 लाख रुपए जो लमसम है और साथ में 37,000 पर मंथ की एसआईपी है। यदि कैलकुलेट करें तो 25 साल में 12% के सीएजीआर पर करीब 6.40 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पा रहे हैं यहाँ पर। तो इन्हें अपनी एसआईपी अमाउंट को मतलब बढ़ाना चाहिए। और साथ ही जो तरीका होता है कि अब स्टेप अप करें साल दर साल, तो अच्छा होगा। और ये थोड़ा सा पैसा बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, यदि बढ़ा के अभी बढ़ाना चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर एसआईपी को 50,000 पर मंथ कर दें, तो फिर इनके पास 25 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 8.62 करोड़ रुपए। तो एक तो अभी बढ़ा ही लें और साथ में थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट को भी ये बढ़ाते रहें, ये इनके लिए सजेशन रहेगा।
बाकी तो जो स्कीम्स है उनमें ये चलने दें अभी फिलहाल के लिए, तो मेरे हिसाब से सही है। तो आप लगभग 8.5 पौने 9 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर लेंगे 50,000 की एसआईपी से 25 साल में, और एलोकेशन इंक्रीज करते रहें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े। यही सजेशन है आपके लिए। कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। HSBC मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, इन फंड से आप निकलिए, बाकी फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। यही सजेशन आपके लिए दिया गया है। चलिए, ये तो इनके पोर्टफोलियो की बात हुई, और कुछ और सवाल भी हैं हमारे पास, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे पंकज जी, इसी पोर्टफोलियो से लेकर कि इन केस ये एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही बढ़ाएं या कुछ नए एडिशंस भी कर सकते हैं? नहीं, पहले ही फंड काफी हैं, तो नए में तो नहीं करना चाहिए, इन्हीं में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन फंड्स में कम है उनमें बढ़ाया जा सकता है यार, स्पेशली मतलब अभी क्योंकि नजरिया बहुत लंबा है, बात करें 25 साल की, तो इनके पास में जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसमें ये अमाउंट को और ऐड कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। और हाँ, एक बात जरूर है कि इनके पास में कोई स्मॉल कैप फंड नहीं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड वो अगेन एक मिड कैप फंड ही है, स्मॉल कैप फंड नहीं है। तो ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, उसमें से निकलकर और कोटक का स्मॉल कैप फंड ले लें और अमाउंट को भी उसमें बढ़ा दें। तो इस तरह से स्मॉल कैप में, मिड कैप में अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे, जल्द वापस आते हैं। We don't just make new categories, we remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दस के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 910 के टारगेट्स में देखते हैं। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी, स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। आप देख रहे हैं योमनी। पंकज उटपाल हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है राहुल सिंह ने दिल्ली से। 32 साल इनकी उम्र है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ ये पोर्टफोलियो क्रिएट करें। ऑल्दो इन्होंने ये बात मेंशन नहीं की है कि इनका कितना बजट है, इनिशियली कितना एलोकेशन करेंगे, बट कंसीडरिंग ये बिगनर हैं, क्या सजेशन इनके लिए रहेगा, किन फंड्स के साथ ये क्रिएट करें पोर्टफोलियो, क्योंकि ये जानना चाहते हैं लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, और साथ ही साथ इंडेक्स फंड को ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए दीपाली, मैं सवाल को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। सवाल ये है कि स्मॉल, मिड और लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड, लेकिन इंडेक्स फंड में भी आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की चॉइस होती है। तो ये होना चाहिए कि पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें या एक्टिव फंड में। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है इनकी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सीमित है, और ऐसे में यदि आप शुरुआत इंडेक्स फंड से कर लें तो शायद सही रहेगा। तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, और दूसरा साथ ही एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये भी इंडेक्स फंड है,
एक पैसिव फंड है और लार्ज कैप बेस्ड है। तो दोनों ही मैं आपको लार्ज कैप की ही सलाह दे रहा हूं और दोनों इंडेक्स फंड्स हैं। ओके, यानी आपको दो फंड्स बताए गए हैं, इक्वल वेट इंडेक्स फंड आदित्य बिरला का और आदित्य एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये आप दो खरीद सकते हैं। यानी पंकज जी, अगर इनकी ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट इंडेक्स फंड के साथ पोर्टफोलियो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये लार्ज कैप इंडेक्स हैं, ये ये पूछ भी रहे थे कि इंडेक्स के बारे में करूं या बाकी एक्टिवली मैनेज फंड के बारे में। तो क्योंकि नए निवेशक हैं और कई बार ये होता है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं वहां पर डिपेंड करता है, यदि फंड मैनेजर की का स्टाइल अच्छा है और अच्छी तरह मैनेज होता है तो इंडेक्स को बीट कर सकते हैं, अदरवाइज कई बार नहीं कर पाते हैं। बट यहां पर एक बात तय है कि इंडेक्स के बराबर ही या उसके आसपास ही रिटर्न्स होंगे तो इनको निराशा नहीं होगी। तो नए निवेशक हैं, ज्यादा जानकारी है नहीं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से इनके लिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स सही रहेंगे। ओके, चलिए, तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें ऋषि ने भेजा है। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1 लाख का निवेश करना चाहते हैं, किन फंड्स के साथ करें? तो 1 लाख के लमसम भी डाल सकते हैं, प्लस ये SIP के थ्रू भी इस 1 लाख रुपए को डाल सकते हैं। आप बताइए बेस्ट तरीका क्या रहेगा इस 1 लाख रुपए को पार्क करने के लिए म्यूचुअल फंड्स? दीपाली, देखिए, जब भी लमसम पैसा अवेलेबल हो तो आप SIP की जगह STP करें तो बेहतर है। SIP तब अच्छा होता है जब आपके अकाउंट में रेगुलर पैसे आ रहे हों और उसमें से आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हों। और लमसम एक साथ करेंगे तो मार्केट में आपको पता है कि उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, तो वहां पर जोखिम बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप पैसों को पहले लिक्विड फंड में पार्क कर दें और वहां से आप एवरी मंथ या एवरी वीक उसको ट्रांसफर करें जिस फंड में आपको करना है। वो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ फंड्स के नाम आपको बता रहा हूं, यहाँ पर भी क्योंकि नया पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है तो ज्यादा रिस्क ना लेकर कुछ बैलेंस या हाइब्रिड फंड में निवेश करने की मैं सलाह दूंगा। और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये सही चॉइसेस रहेंगी। और इनमें भी आपको लमसम करने की बजाय, जैसा मैंने कहा, कि उसी फंड हाउस के लिक्विड फंड में पैसे को पहले पार्क कर देना है और वहां से फिर आप इसको रेगुलरली ट्रांसफर कर ले। यानी कि एक बार सेट करना है आपको STP, फिर अपने आप वो पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे लिक्विड फंड से इन स्कीम्स में जिनमें मैंने ट्रांसफर करने की सलाह दी है। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फाइनेंशियल गोल्स डेफिनेटली डिफाइन करें आप, क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर भी आपने सवाल पूछा है तो ये तो एक सजेशन आपको दिया गया है। रही बात कि किन फंड्स से शुरुआत कर सकते हैं, तो 3 फंड्स आप नोट कर लीजिए जो आपको बताए गए हैं। इसमें आदित्य बिरला का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आदित्य बिरला का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है या फिर ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। इन फंड्स के साथ शुरुआत करें, लेकिन क्योंकि आपने लमसम अमाउंट की बात की है तो उस हिसाब से आप डिवाइड करके अमाउंट इन फंड्स में डाल सकते हैं। बट हमारे एक्सपर्ट्स बार बार ये शो में बताते भी हैं कि बेस्ट तरीका होता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी इनकम के हिसाब से एक अमाउंट डिफाइन करें इनिशियली और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स करें। इन बातों का खास ख्याल रखें। चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए पंकज जी, बिगनर्स के लिए आपकी चॉइसेस क्या हैं? बिल्कुल बिगनर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो मैं कुछ फंड की सलाह दूंगा। एक तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट, गोल्ड इत्यादि में हो। तो ऐसे में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये मेरी चॉइस का एक अच्छा फंड है। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है हाइब्रिड कैटेगरी में। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और ध्यान रहे, यदि आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 10 साल या उससे अधिक के लिए, और SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सब कुछ यहां बता दिया है। मेरे हिसाब से इनके साथ चलेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा फायदा हो सकता है। तो ये हैं वो 4 फंड्स, आप नोट कर लीजिए। आदित्य बिरला का मल्टी एसेट एलोकेशन, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया पंकज जी, शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद खबरें जो आ रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।